नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतरता के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। अभी देखिए कि क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी हाल ही में जनवरी में आप लोगों ने सीटेट की परीक्षाएं दी या उसका प्रश्न पत्र आपने देखा और फिर से इतनी शीघ्र जो है जुलाई में फिर से सीटेट की परीक्षा होने जा रही है। तो ये माता रानी का बहुत बड़ा एक संकेत है और बहुत बड़ा एक माता रानी ने आप सभी को मौका दिया है। तो इस मौके को गवाइए नहीं, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। भले आप थ्योरी को टच नहीं करें, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो भी आपके पार्ट्स हैं, चाहे वो आपका CDP हो, चाहे लैंग्वेज हो, हिंदी संस्कृत हो अथवा EVS हो, और जो अभ्यर्थी जूनियर लेवल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोशल स्टडीज हो, तो उन सब का डेली एक एक टाइम बना लीजिए कि प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही लगाना। भले आप 10-20 लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप निरंतर लगाते। उससे होता क्या है ना, और बैक ईयर के प्रश्न जो हैं उनको सॉल्व करते चलिए। उससे होता क्या है कि आप जब उन प्रश्नों को सॉल्व करते रहते ना, तो आपको प्रश्नों का स्वरूप पता चलता है, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हल किए जाते हैं। उससे एक बेनिफिट ये भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका जो टाइम होता है सीटेट की परीक्षा में, एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा खेल है। टाइम मैनेजमेंट खेल क्या है, क्यों खेल है? क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, ख़ासतौर पे CDP में। तो इसमें होता क्या है, इसको समझने में जो है आपको बहुत वक्त चला जाता है। और जब प्रैक्टिस सेट आप लगाए रहते हैं तो प्रश्नों को यकीनन आप एक बार ही पढ़ेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट इत्यादि नहीं लगाए हैं, आपको प्रश्न नहीं पता किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल अनुमान है, कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे। तो इसलिए जो है प्रैक्टिस सेट को आप लगाते चलिए। और देखिए जो अनुभवी व्यक्ति है, जिसने परीक्षाएँ दी हैं, वो आपको सही चीज़ें ही बताएगा। और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। और इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपने थ्योरी टच भी नहीं किया हो कभी, और आपने जो आपके जितने भी पार्ट्स हैं, 4-5 पार्ट हैं, चाहे EBS हो, आपका CDP हो, संस्कृत हो या हिंदी लैंग्वेज हो, मैथ हो, सोशल स्टडीज़ हो, जो भी पार्ट हैं उनकी आपने लगातार प्रैक्टिस सेट लगाई है। और ऐसे प्रैक्टिस सेट जिसमें व्याख्या इत्यादि दी गई है, जो प्रमाणित संस्थान है, वहाँ से आपने प्रैक्टिस सेट इत्यादि लगाई है। तो यकीन मानिए, अगर आपने थ्योरी कभी टच भी नहीं किया है तो 90+ आप 100 से ऊपर नंबर बहुत आराम से ला सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे अब कुछ अभ्यर्थी हैं जो 125 या 121, 122 इस टाइप से नंबर लाते हैं, तो वो भाई अलग टाइप के अभ्यर्थी होते हैं, जिन्होंने थ्योरी और अपना थ्योरी के अलावा जो है थ्योरी के अलावा उन्होंने प्रैक्टिस सेट पर भी वर्क किया होता है। तो इस चीज़ को आप मान के चलिए कि जो सीटेट की परीक्षा है, ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है, और प्रैक्टिस सेट इत्यादि को लगाना आपके लिए लाभप्रद होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को 2024 में आपके लक्ष्य तक पहुँचाए। इसी शुभकामना के साथ आज की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से बहुत छोटा सा अनुरोध है, यदि मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आप सभी के लिए लाभप्रद हैं, थोड़ा बहुत भी लाभप्रद है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है। चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। हाँ, और मेरा जो प्रैक्टिस सेट बनाने का अनुमान है, मतलब तरीका है। आप लोग कहेंगे कि मैम आप तो व्याख्या नहीं देती हैं। तो हाँ, मैं व्याख्या नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे संस्थान संस्कृत के ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी व्याख्याएँ दी गई हैं। तो आप वहाँ से व्याख्या के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। मेरा जो है फटाफट रिवीजन, देखिए थंबनेल में ही आपको दिखा होगा फटाफट रिवीजन। इसका ये है कि जो आपने व्याख्यान पढ़ी है, तो आपके पास जैसे कम समय है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, तो आप वहाँ पे देखिए कि जो मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ इसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सी गृहिणियाँ ऐसी हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं होता है, तो वो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं वीडियो बनाती हूँ कि 10 से 15 मिनट जो भी उनको टाइम मिलता है, उसमें वो अपने आप का आकलन कर सकती हैं कि मेरी तैयारी कहाँ तक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ इसकी व्याख्या भी दी जाए, तो मैं अवश्य देने का प्रयास करूँगी। मुझे लगता है कि
बहुत सारे प्रमाणिक संस्थान हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी व्याख्याएं दी गई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी क्या करना, उस व्याख्या को देखने के बाद जब कम समय बचा है या जो गृहिणी इत्यादि हैं उनके लिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो समय बचता है तो वो कम से कम समय में कैसे जो है प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। उसके अलावा बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको डाटा इत्यादि की समस्याएं होती हैं, और सच्चाई ये है कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ पे जो आप वीडियो की क्वालिटी होती है उसमें ज़्यादा नेट की आवश्यकता होती है। और बहुत से गरीब बच्चे आज भी हैं जिनके पास इतनी मतलब फाइनेंशियली वो इतने मजबूत नहीं होते कि डाटा भरा पाए। तो उन सब कई सी चीज़ों को मैं माइंड में रखते हुए ये वीडियो बनाई हूँ। तो खैर सब चीज़ों पर चर्चा जो है करना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिर वही जो है ना जिस लिए मैंने बनाया है वो चीज़ें जो है नहीं रहेंगी वीडियो में। चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, विश्वपा धनजस रूप में संज्ञा प्राप्त होती है। तो देखिए विश्वपा जो है एक क्या है, प्रतिपादिक है, और इसका शब्द रूप जो है रूप चलता है। तो आपने देखा होगा सर्वस्थान संज्ञा, तो जो कि सु और जस अम और ये 5 सर्वस्थान संज्ञा है। तो विश्वापा जो है मैं जस जोड़ेंगे तो ये सर्वस्थान संज्ञा होगी। तो इसका उत्तर जो सही होगा ऑप्शन नंबर खा सही होगा। पहले का ऑप्शन नंबर खा सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 और इसका उत्तर जो सही होगा खा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि लृ प्लस लृ के भेद अविष्ट हैं। लृ के जो है ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात अंदात स्वरित इस तरीके से, और लृ के ले का जो है दीर्घ नहीं होता है, लृ हमेशा ह्रस्व रहता है। तो इसका दीर्घ नहीं होता है, तो इसका ह्रस्व प्लुत और इसका उदात अंदात स्वरित इस तरीके से लृ के जो है इसके री के 18 भेद होते हैं, और लृ के जो है कितने भेद होते हैं 12। तो 12 और 18 कुल मिलाकर इसके 30 भेद होते हैं। एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर खाली लृ के पूछा जाए कितने भेद हैं तो 18 भेद हैं, और खाली लृ के पूछा जाए तो खाली लृ के कुल 12 भेद होते हैं, क्योंकि जो ये लृ है इसका दीर्घ नहीं होता है। इसका क्या नहीं होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, ये ह्रस्व रहता है। ठीक है, तो अगर कुल मिला के पूछा जाए तो कुल 30 होते हैं, लेकिन अलग अलग पूछा जाए तो इस लृ के 12 और लृ के 18 भेद होते हैं। यहाँ पर दोनों मिलाकर पूछा गया है तो इसके कुल 30 भेद अविष्ट हैं। तो ये पूछा गया है किसके हिसाब से, वार्तिककारों के हिसाब से। ये जो भेद बताया है क्या वार्तिककारों ने बताया है कि पाणिनि को, नागेश को अथवा पतंजलि को, किसको अभीष्ट है, यानी जो 30 भेद बताए हैं वो किसने बताए हैं, पाणिनि, वार्तिककार, नागेश या पतंजलि। वार्तिककार कौन है, वररुच है ना, कात्यायन या वरुरुचि वार्तिककार है। तो प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपका सही होगा। का वार्तिककार कौन है, कात्यायन या वरुरुचि। इसके जगह वार्तिककार की जगह अगर कात्यायन या वरुरुचि भी लिखा रहे तो उत्तर वो भी सही होगा, कि वार्तिककार जो कात्यायन या वरुरुचि हैं, कात्यायन का ही नाम वरुरुचि है, इन्होंने लृ और लृ के कुल 30 भेद बताए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, धातु आदि में इति संज्ञा का विधायक सूत्र है। धातु आदि में इति संज्ञा का विधायक सूत्र है, यानी किससे इति संज्ञा होती है, चुटु से होती है, शा प्रत्यय से होती है, हलंत्यम से होती है, आदि ऋणी टुडवा से होती है। तो इति संज्ञा करने वाला सूत्र जो है, इति संज्ञा का सूत्र है हलंत। ठीक है, कौन सा है, हलंत। प्रश्न संख्या 11 और उत्तर प्रश्न संख्या 11 और उत्तर आपका सही होगा। वैसे तो जो है शा से भी सा की इति संज्ञा होती है, चुटू से चा और टावर की इति संज्ञा होती है, हलंत्यम से हल वर्णों की इति संज्ञा होती है, और घा दिया गया आदि नहीं टुडुहा। तो आदि में यदि इं और इया हो या टू हो, डा हो और डा हो तो उसकी भी इति संज्ञा होकर तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे इति संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाए। तो प्रश्न संख्या 11 का आपका उत्तर सही होगा गा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या, धातु के आदि में इति संज्ञा करने, अच्छा धातुओं के आदि में कोई भी धातु है उसके आदि में इति संज्ञा जो करने वाला सूत्र है वो आदिर ई टुडुआ है। क्या है, आदिर ई टुडुआ। यदि आदि में या हो
टा वर्ग हो अथवा डा हो तो इसकी जो है इति संज्ञा हो जाती है आदि में होने पर, और हलंत्यम हमेशा अंत में, हल वर्ण हमेशा अंत में होता है, तो ये अंतिम हल वर्ण की इति संज्ञा करता है ना। यहाँ प्रश्न देखिए थोड़ा सा पढ़ने में ये हो गया था, तो उत्तर आपका घ सही होगा, इसका संशोधन कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12, संज्ञा किसका भेद है? सूत्र का, उपदेश का, अधिकार का अथवा कोई नहीं। संज्ञा किसका भेद है? तो सूत्रों का भेद संज्ञा है। देखिए कुछ सूत्र संज्ञा करते हैं और कुछ सूत्र, संज्ञा का मतलब होता है नाम, और कुछ सूत्र जो है सूत्र का ही भेद है संज्ञा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि भव आति तिप, क्या कह रहा है? भव आ और तिप, भवति, इस अवस्था में अंग संज्ञा होती है भा और आ, भव की, भव धन आ धन तिप की या आ की। तो अंग संज्ञा किसकी होती है? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा का सही होगा। भव और आ जो है ये इसकी अंग संज्ञा होती है, भव और आ की अंग संज्ञा होती है ऐसे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 कह रहे हैं सर्वधातु संज्ञक, सर्वधातु संज्ञा होती है सुप की, तित की, तिंग की या ऋत की। सर्वधातु संज्ञा होती है। प्रश्न संख्या 14 और उत्तर उसका होगा ऑप्शन नंबर, क्या सही होगा उत्तर? उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट स्क्रीन से चला गया, सर्वधातु संज्ञा होती है बताया गया है। तो सर्वधातु संज्ञा किसकी होती है? 14 का आपका उत्तर सही होगा, तिंग की सर्वधातु संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15, नदी संज्ञा प्राप्त नहीं होती। नदी संज्ञा कहाँ नहीं होती? तो यूस्त्राख्यो नदी। देखिए यहाँ पर गौरी, वधु, तटी और नदी यहाँ पर दिया गया। प्रश्न संख्या 15 और खा है गौरी शब्द, गौरी शब्द नदी संज्ञक नहीं है। नदी संज्ञक क्या होती है? नदी संज्ञक वे होते हैं यूस्त्राख्यो नदी, है ना, नदी संज्ञक होते हैं। और यहाँ पर देखिए इस सूत्र में गौरी में नदी संज्ञा प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके हिसाब से उत्तर नंबर खा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16, राजन शब्द में टी संज्ञा प्राप्त होती है ना कि अंतिम अच की जो है टी संज्ञा हो जाती है ना। राजन शब्द में टी संज्ञा प्राप्त होती है आ और ना की, अन, जन की, जा की, ना की या अन की। तो अन की टी संज्ञा होगी, क्योंकि टी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अचो इत्यादि टी, यानी जो अंतिम अच वर्ण हो, यानी अंतिम में जो स्वर हो, किसी शब्द के अंतिम में जो स्वर हो उसकी टी संज्ञा होती है। और फिर कहा गया कि यदि स्वर के बाद कोई व्यंजन है तो उस व्यंजन की भी उस स्वर के साथ टी संज्ञा हो जाती है। देखिए राजन में अंतिम स्वर क्या है? जा में जो आया है वो है, और बाद में ना है ना, ना व्यंजन है, तो अन बच रहा है, तो इस अन की टी संज्ञा हुई। ऑप्शन नंबर ग आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर ग सही होता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहे हैं कर्म शब्द में टी संज्ञा प्राप्त होती है मकार की, मरकार की, मकारोत्तरीन अकार की या कोई नहीं। तो जो है रा में देखिए आ रहा है, इसमें टी संज्ञा पूछा गया है, टी संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर का की सही होगी मकारोंतरवर्ती आकार की। तो मकारोंतर आकार देखिए कर म, ये आधा रा है और माँ है, तो माँ के बाद में इसमें लिखा है ना कि मकारोंतरवर्ती, माँ के बाद में देखिए आ है ना, यहाँ माँ में आ है, तो इसकी टी संज्ञा प्राप्त होती है। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रश्न आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत लाभप्रद है। यदि लाभप्रद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। नमो नमः, नमः संस्कृत।